आज हम लोग पहाड़ी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहाड़ी एरिया डेवलपमेंट। तो पहाड़ी एरिया डेवलपमेंट में सबसे पहले देखते हैं कि यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 17% जो एरिया है वो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं अगर जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ 11% जो जनसंख्या है वो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। मुख्य रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको दो वर्गों में बांटा जाता है। एक वो क्षेत्र होता है जिसमें संपूर्ण रूप से मतलब कि ऐसे क्षेत्र या ऐसे राज्य जिसमें संपूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र होता है। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिसमें आंशिक रूप से पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र के जो जिसमें पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र है उसकी अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें देखेंगे जो हमारे उत्तर और पूर्वोत्तर वाले जो राज्य होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात करते हैं तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये आदि शामिल होते हैं जो कि पूर्ण रूप से ये पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि असम को छोड़कर जो मतलब कि पूर्वोत्तर के जो स्टेट होते हैं उसके लिए एक अलग से मतलब विकास के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वोत्तर विकास परिषद बोलते हैं, जिसके नाम से गठित किया गया है और उसके माध्यम से उसका विकास किया जाता है। वहीं अगर दूसरे वर्गों के बारे में बात करते हैं यानी जो उसकी दूसरी श्रेणी है उसमें आप मुख्य रूप से देखिए जो असम के मिहिर की पहाड़ी है और उत्तरी कछार वाली पहाड़ी क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है। जो पश्चिम बंगाल है उसके दार्जिलिंग वाला जिला को शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु के जो नीलगिरी पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है आदि को शामिल करके दूसरा क्षेत्र बनाया जाता है जिसमें आंशिक रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। वहीं अगर बात करते हैं पहाड़ी विकास कार्यक्रम का तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों का समग्र विकास करना, जिसमें विशिष्ट भौगोलिक हो गया, सामाजिक हो गया, जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी नीति बनाई जाए या कार्यक्रम बनाया जाए जिसके माध्यम से उस क्षेत्रों का विकास किया जा सके। वहीं बात करते हैं तो 1981 में एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी जो कि मतलब कि पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसके विकास के लिए एक मतलब कि समिति बनाई गई थी जिसने सिफारिश दी कि जो भी मतलब अपने देश में 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है या ऐसे सभी पहाड़ी क्षेत्र जो जनजाति उप योजना के पार्ट नहीं है या उसके अंतर्गत नहीं आते हैं उसको पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में माना जाना चाहिए और उसके लिए फिर कोई प्रोग्राम या नीति बनाकर उसको उस क्षेत्रों का विकास समग्र विकास करना चाहिए। वहीं बात करते हैं तो ऐसे उद्देश्य या ऐसे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है। तो बागवानी हो गया, चाहे बागान हो गया, कृषि हो गया, आपको ये पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, वानिकी हो गया, या ये जो लघु उद्योग होता है, जो ग्रामीण उद्योग होता है उसके माध्यम से उस पहाड़ी क्षेत्रों का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग करना, उपयोग करके क्या होता है उसकी उस क्षेत्रों का विकास करना होता है। अगर मुख्य रूप से इस पहाड़ी कार्यक्रम का अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य पहला ये है कि बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। अब बुनियादी सुविधाओं के विकास की जब बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आपकी सड़क हो गया, पुल हो गया, विद्युत की आपूर्ति हो गई, जल की आपूर्ति हो गई, शिक्षा हो गया और स्वास्थ्य सुविधाएं इसमें शामिल होती हैं। वहीं अगर दूसरी बात करते हैं उद्देश्य के तो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन का बढ़ावा देना, यानी कि स्थानिक लोगों के रोजगार और आय के स्रोत मिले इसके लिए वहाँ पे जो कृषि क्षेत्र है चाहे पशुपालन है उसको बढ़ावा देना चाहिए जिसके वजह से उस क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आय का साधन बन सके या तो रोजगार मिल सके। तीसरा इसमें है पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन का बढ़ावा देना। अब यानी कि स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए ये है कि अगर वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है तो उसके लिए वहाँ पे पर्यावरणीय मतलब कि पर्यटन से संबंधित जो सुविधाएं होती हैं उसको मुहैया करवाया जाए जिससे वहाँ के जो स्थानिक अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिले। चौथा इसमें है पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, यानी कहने का मतलब है विकास की आवश्यकता है, उस क्षेत्रों में लोगों की आय को सृजन करने की आवश्यकता है, रोजगार की भी आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उस क्षेत्र की मतलब जो भी पर्यावरण है उसको संरक्षित रखने की भी आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों को सतत उपयोग हो सके इस तरह के कोई भी नियम कानून या नीति बनानी चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की विशेषता क्या होगी। तो अगर वहीं विशेषता की बात करते हैं तो जैसे आपको पता होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी हो गया, बागान हो गया, चाहे कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी या मृदा क्षरण हो गया, ग्रामीण उद्योग को सम्मिलित करते हुए उसके लिए या तो एक पैकेज बनाइए या तो जो सहकारिता समिति होती है उसके मतलब कि आधार पर उसको बढ़ावा दिया जा सके, जिससे क्या हो सके, बढ़ावा दिया जा सके, उसके साथ उसका विकास हो सके। उसके साथ साथ अगर देखें तो ये सारे अगर मतलब कि यहाँ पे कोई भी संसाधन वहाँ उत्पन्न होते हैं तो उसका विपणन व्यवस्था यानी कि मार्केटिंग की जा सके, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय बढ़े। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जहाँ पे स्थानांतरित कृषि की जाती है, तो स्थानांतरित कृषि को अस्थायी कृषि में बदलने के लिए वहाँ पे कोई नीति बनाना या कोई कार्यक्रम लाना। फिर से जो कहवा हो गया, उसके बाद से रबड़ हो गया, इसके जो कृषक हैं अस्थायी कृषक बनाने के लिए उस वहाँ पे कोई कार्यक्रम लागू करना। यानी मुख्य रूप से जो यहाँ के लोग हैं उनकी क्या है, भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी को केंद्र में रखते हुए कोई भी नीति बनाई जाती है। ये इस पहाड़ी कार्यक्रम की विशेषता होती हैं। वहीं अगर इसके लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 लक्ष्य हैं। पहला है कि पारिस्थितिकी बहाली की जा सके, दूसरा इसका लक्ष्य है पारिस्थितिकी का विकास किया जा सके, और तीसरा लक्ष्य है इसका कि पारिस्थितिकी का संरक्षण किया जा सके। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अगर बात करते हैं तो विशिष्ट विकास योजना को उनकी स्थलाकृति हो गई, पारिस्थितिकी हो गई, सामाजिक हो गई, आर्थिक हो गई, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना बनाई जाती है या बनाई गई थी जिसको उस क्षेत्रों में लागू किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो उस क्षेत्रों का जो विकास के लिए गांव आधारित जो व्यवसाय होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उस क्षेत्र के जो संसाधन है उसको उपयोग किया जा सके और उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके आय को सृजित किया जा सके। अब ये इस कार्यक्रम के तहत जो भी मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा जो आधारभूत संरचना से संबंधित जो भी गतिविधियाँ यहाँ चलाती है या कार्यक्रम चलाती है उसमें कौन कौन से है। तो जब उसमें कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो पहला इसमें है सड़कों और पुलों का निर्माण करना। यह मुख्य रूप से क्या है, आपको आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो होता है, जो आधारभूत संरचना होता है, जो उस क्षेत्र को मैंने आसान बनाता है या वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए आसान बनाता है, उनके लिए जो गतिविधियाँ या जो भी नियम कानून कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसमें दूसरा क्या हो सकता है, आपको ये विद्युत आपूर्ति के विस्तार करना, उसके बाद से जल आपूर्ति के योजना को क्रियान्वयन करना, उसके बाद से शिक्षा संस्थान की स्थापना करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना, कृषि और पशुओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, पर्यटन स्थलों का विकास करना, ये पर्यावरण संरक्षण की योजना के लिए कोई कार्यक्रम लाना। अब जाहिर सी बात है कि इतना सब अगर कार्य किए जाएंगे तो इससे उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। तो ये आइए देखते हैं इसका लाभ क्या हो सकता है। तो वहीं अगर लाभ के बारे में बात करते हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है या जा सकता है। उसके क्या होता है, समग्र विकास के लिए आवश्यक जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसको उपलब्ध करवाया जाता है। अगर मुख्य रूप से बात करते हैं तो जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा या आ रहा है। स्थानीय स्तर के जो मतलब अर्थव्यवस्था होता है उसका विकास होना, रोजगार का अवसर सृजन होना, पर्यावरण का संरक्षण होना और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको भी बनाए रखना। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर देखेंगे कि जो उत्तर या पूर्वी उत्तर क्षेत्र में जो हमारे राज्य हैं वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अगर उस क्षेत्र में विकास होता है, उस क्षेत्र का मतलब कि विकास होगा, वहाँ पे आधारभूत संरचनाएं अगर मतलब कि बनाई जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी होती है। वहीं अगर बात करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम में अपने तरफ से कौन कौन से सुझाव दिया जा सकता है जिसको ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए, तो है कि व्यापक विकास के जो रणनीतियाँ विकसित करते समय पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थलाकृति होती है, पारिस्थितिकी होती है, जो सामाजिक होती है या आर्थिक विशेषता होती है उस पर विचार किया जाना चाहिए और उसके हिसाब से इसका विकास किया जाना चाहिए। दूसरा जो है कि इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ऐसे क्षेत्र होते हैं जो भूस्खलन होता है या भूकंप आता है, जैसे केदारनाथ में जो बाढ़ आपदा, ये प्राकृतिक आपदा आई थी, जैसे अगर चुनौतियाँ हैं तो उसके लिए ध्यान रख कर ही बुनियादी ढांचा का विकास करना चाहिए या ऐसे बनाना चाहिए कि ऐसे भी अगर परिस्थिति आती है तो उसका सामना किया जा सके। उसके बाद से जो इसमें तीसरा है जो बुनियादी ढांचा के निर्माण किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो कृषि गतिविधियाँ हैं
कृषि कृषि गतिविधियों में जो पहले के ये ढलानों का होता है उसका पहले क्या करिए, इसको वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। वैज्ञानिक विश्लेषण करके इस आधार पे देखिए कि क्या यहाँ पे कृषि करना या लोगों का बसाव करना यहाँ पे उचित है कि नहीं। अगर ऐसा उचित हो तभी उस कार्यक्रम को उस क्षेत्र में लागू कीजिए। फिर उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र का जो होता है विकास की गतिविधियों में दीर्घकाल प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसका मतलब कि बड़े समय में क्या उसका पर प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसा तो ना हो कि उसका मतलब कि नकारात्मक प्रभाव पड़े उस क्षेत्र में। अगर इसका विकास किया जाता है तो इस सारे बातों को अध्ययन करके ही उस क्षेत्र का मतलब कि विकास किया जाना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के कार्यक्रम में जो स्थानीय ज्ञान या इंजीनियरिंग होता है उसको जरूर लागू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उस क्षेत्र के जो भी स्थलाकृति होती हैं, पारिस्थितिकी होती हैं या पर्यावरणीय परिवर्तन होता है उसको अच्छे से जानते हैं। तो उनका मतलब कि जो स्थानीय ज्ञान है उसको जरूर उसमें शामिल करना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई चुनौतियाँ आती है तो चुनौतियों से निपटने के लिए व्यक्तिगत हो गया, सामाजिक हो गया या संस्थागत स्तर पर क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिससे अगर कोई मतलब कि विसंगत परिस्थितियाँ पड़ती है तो उसको सामना किया जा सके या उसको सही किया जा सके। उसके अलावा रचनात्मक प्रवासन, यानी कि जो मतलब कि हमारे यहाँ जो पुरुष प्रधान होता है या पुरुष होता है जो बाहर कमाने के लिए जाता है, अपने आय में वृद्धि करने के लिए जाता है, तो उस पर काबू पाने की आवश्यकता है। जिससे क्या होगा, अधिक रोजगार का सृजन करने की गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जब हम पुरुष प्रवासन को रोकते हैं तो उस क्षेत्र में अगर लोग रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे रोजगार का सृजन किया जा सकता है। उसके लिए इनकी काफ़ी आवश्यकता। तो आज हम लोग पहाड़ी एरिया डेवलपमेंट यानी कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ें। थैंक यू।